बुक रीडिंग कर रहे हो भैया? गर्मी कितनी हो रही है यहाँ पे। बहुत। और लखनऊ से तो कम ही है। नॉर्थ इंडिया से कम, यही कहने वाला था। ये सारी बुक्स आपने पढ़ ली है क्या? कुछ पढ़ी हैं, कुछ बची हुई हैं। जब पूरी हो जाएंगी तो ये लौट घर भिजवा दूंगा, फिर दूसरी किताबें लग जाएंगी अलमारी से निकल के इसमें। इतनी बुक्स आप रीड करते हैं, आपको समय मिल जाता है भैया? मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर हैं आप, फिर आप बुक राइटिंग भी करते हैं, बुक्स लिखते भी हैं। आपकी पहली बुक देहाती लड़के, वो तो इतनी पॉपुलर हो गई कि अमेज़न वाले ना शायद, अमेज़न मिनी। हाँ अमेज़न मिनी में उसकी सीरीज बन रही है। और अभी एक और आपकी द्वेषद्रोही, सही नाम लिया ना मैंने अपने एक बार तो सही है। तो ये सब जो बुक्स आप लिख रहे हैं, फिर जॉब भी कर रहे हैं, मुझे तो समय ही नहीं मिलता है। मैं तो, मुझे लगता है मेरा 24 घंटे भी कम पड़ रहा है। इतना समय कैसे मैनेज करते हैं? मतलब कोई इसका रहस्य है कि आपको ज्यादा समय मिल रहा है? नहीं, तुम्हें समय इसलिए नहीं मिल रहा है कि तुम बहुत स्मार्ट आदमी हो। अच्छा। और मैं अकेले रहता हूँ, ठीक। और जैसे तुमने मेरा सुबह से शाम तक शेड्यूल देखा, 6 बजे ऑफिस से आ गए, और तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं है तो मेरा उस तरह का कोई अफसाना नहीं है, शक्करी लालटेन जैसी मिल है। तो अकेले रहना अनजान शहर में, और फिर समय 6 बजे ऑफिस से आ गए, 6 से 10 रात, और सुबह अगर उठ गए 6-7 बजे तो 7 से 10 फिर उठ गए। अच्छा, मैं एक चीज मतलब अभी थोड़ा सीरियस नोट पे बता रहा हूँ, मैं दिल से भी कह रहा हूँ। मैंने आपकी बुक पढ़ी, ठीक है, तो उसमें कौन सी वाली? दोनों पढ़ी है वैसे तो, पर द्वेषद्रोही जो है, द्वेषद्रोही जो है, तो इसमें मैं जब भी रीड कर रहा था इस बुक को, इतना बारीकी से आपने, अगर ठंडी की सीन की बात हो रही है और आपको कोई कैरेक्टर टेबल पे भी हाथ रख रहा है तो आप बोल रहे हैं कि ठंडी टेबल, तो मतलब इतना बारीकी से आप, और इतना ह्यूमर भी है। कुछ सीन ऐसे हैं जिसमें इतना हंस देगा इंसान की, मतलब देख के आपको लगता नहीं है सीरियस रहते हैं आप। कोई ऐसा हंसी मजाक वाला सीन मुझे तो नहीं दिखा, पर आपकी बुक्स में इतना डिटेलिंग में आप कैसे लिखते हैं, कितना ऑब्जर्व करते हैं? मतलब कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप हर किसी को ऑब्जर्व करते हो क्या, हर समय ऑब्जर्व करते हैं क्या? वो तो मुझे फिर सोचने पर मजबूर करता है कि मैं ऐसे बैठूं कि कैसे बात करूं, क्या सोच रहे होंगे आप। कॉन्शियसली तो ऑब्जर्व नहीं करता, लेकिन हाँ, एट बैक ऑफ द माइंड मेरे में ऑब्जर्वेशन में है आए। और अगर एक फोटोग्राफर की लाइफस्टाइल मैं अगली किताब में कभी भी मैं दिखाऊंगा तो मेरे जहन में तुम रहोगे, और मुझे मेरी चीजें वो याद आ जाएंगी। अच्छा, तो मुझे याद आया, ये वाला कैमरा कौन सा है? ये कैमरा हमारा सोनी अल्फा है, जिससे हम लोग अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो छोटा वाला कौन सा है तुम आए थे? छोटा वाला जो हाथ में मैंने पकड़ा था वो GoPro 11 था। और जो उड़ रहा था उसमें भी एक कैमरा लगा था? हाँ, वो ड्रोन था। ठीक। तो एक तो क्यूरियस हूँ मैं, जैसे मेरी क्यूरियोसिटी रहती है चीज़ों को जानने की, और ऑब्जर्वेशन की बात की तो राइटर्स का, हम लोगों का एक स्वभाव है थोड़ा सा कि चीज़ें तहों में होती हैं, जो सामने दिखती हैं उससे। जैसे तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो, कोई भी व्यक्ति कुछ कर रहा है, उसके बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है उसके, तो एक लेयर गहरे झांकने से मतलब काफ़ी चीज़ें खुल जाती हैं। तो मैं वो झांकने की कोशिश करता हूँ कि कोई चीज़ कर रहा है, किसी ने मुझसे कोई चीज़ कही है, तो बैक ऑफ द माइंड से क्या चल रहा होगा। तो ये कोई शक्ति आपको मिली है कि मैं भी ऐसा पा सकता हूँ? कैसे करते हैं ये? अगर मतलब मैं पर्सनली खुद भी लिखना चाहूँ तो किसी के पीछे क्या चला है, ये कोई जानने की टेक्निक है? नहीं, या कोई प्रैक्टिस करते हैं? होता है वाइकेरियसली, जो होता है कि आप खुद अगर उस जगह पे होते, आप खुद को इमेजिन करिए और फिर आप महसूस कर लेंगे। आप जब भी किसी कैरेक्टर के बारे में लिखता हूँ तो मैं खुद उतरता हूँ कि अगर वो इस जगह पे बैठा हुआ है, अगर मैं वहां उस जगह पे होता तो मैं क्या महसूस कर रहा होता, या फिर मेरे कैरेक्टर के साथ ये हुआ, अभी इसका दुख कैसा होता है, क्या फील कर रहा होता। अगर इस परिस्थिति में मुझे उससे कोई ये पूछेगा तो इसका जवाब कैसा होगा। मतलब ये बहुत ठंडा जवाब नहीं देगा। अगर उसके साथ जस्ट कुछ बुरा हुआ है और एक नॉर्मल क्वेश्चन भी वो पूछेगा तो भड़क जाएगा। तो खुद को वहां पे रख के देखना इस तरह से, और ऑब्जर्वेशन इस तरह से मैं माइन्यूटली जाता हूं। तो खुद को अगर मैं हर कैरेक्टर में रखूंगा तो कुछ सिमिलैरिटीज नहीं आ जाएंगी कि अभी मेरा हर कैरेक्टर में सेम ही चीज रहेगी, क्योंकि मैं हर चीज में जल्दी गुस्सा होता हूँ,
तो कैरेक्टर वाइज भी आप डिसाइड करते हैं, पहले से आउटलाइन बना लेते हैं कि ये कैरेक्टर का ऐसा नेचर है, ये कैरेक्टर का ऐसा नेचर है। इसमें बहुत सारी स्टडीज भी हैं कि सारे इंसान मोर और लेस सेम होते हैं, सबको परिस्थितियां अलग अलग मिली हैं और उन परिस्थितियों ने उनके कैरेक्टर्स को ढाला है, ठीक, कि वो जैसे तुम ऐसे हो क्योंकि तुम ऐसी परिस्थितियों से बढ़ के इन परिस्थितियों में पैदा हुए और इन परिस्थितियों से पले बढ़े और तुम ऐसे बने, तुम्हें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिली। तो कैरेक्टर्स में मैं जब जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको अगर इस तरह का एक्सपोजर मिला, इसको इस तरह की एक तरह से अपॉर्चुनिटीज मिली, तो ये इस तरह से निखर के आएगा, ठीक है। तो सिमिलरिटी भी आती है कहीं कहीं, और कहीं कहीं उनकी कुछ पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्योंकि कुछ लोग आप देखेंगे इंसान में कि मतलब बहुत तरह के लोग हैं दुनिया में, और एक ही चीज आप कई लोगों के साथ बात करेंगे या कहेंगे तो सबके रिएक्शंस अलग अलग होंगे। तो कुछ पेक्यूलियरिटीज उनके कैरेक्टर की, उनके स्केच की मैं ध्यान में रखता हूँ, और जो लिखने वाली बात है तो मैं ये सोच के नहीं चलता हूँ कि ये कैरेक्टर ऐसा रहेगा। मतलब अगर ये कैरेक्टर का एक कुछ बेसिक ट्रेट्स हैं और इन परिस्थितियों में डाला जाएगा तो ये ऐसे रिएक्ट करेगा। ओके, अच्छा, जैसे आपने 2 बुक्स लिखी, ये मैंने एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखी थी, तो उधर से मुझे लगा मैं आपसे भी पूछूं। तो जैसे 2 बुक्स आपने लिखी, पहली बुक फेमस हो गई, अच्छा खासा चल रही है और बेस्ट सेलिंग बुक थी, अमेज़न पे भी, फ्लिपकार्ट पे भी थी शायद। फिर आपने दूसरी बुक निकाली, ठीक है, वो भी चल गई। तो एक पीयर प्रेशर तो रहता ही होगा, तीसरी लिखूं तो क्या थॉट्स आते भी हैं कि अचानक से गायब हो जाता है कि क्या लिखूं? और अगर आ भी रहे थॉट्स तो आप बुक लिखना चालू, पहला शब्द कहाँ से लिखना चालू करते हैं? कि आपको लगता है कि पहला वर्ड ऐसा होना चाहिए, पहला सीन ऐसा होना चाहिए, वो आप पहले से डिसाइड करते हैं कि बाद में? और ये आइडिया कहाँ से आता है बुक लिखने का कि इस पे बुक लिखते हैं या इस पे बुक लिखते हैं? इन केस एक चीज और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे इस बुक में आपकी जो अभी बुक आई है, इसमें जो आपने स्टार्टिंग में लाइन यूज की है, स्टार्टिंग में जो भी आपका चल रहा है, सीन क्रिएट किया है, वो कहीं ना कहीं एंड से मैच कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो ये क्या आप पहले से सोचते हैं कि इसको मुझे एंड में मैच कराना है? ऐसा कोई फ्लो चार्ट बनाते हैं कि इसको एंड में मैच कराना है, इसको ऐसे मैच कराना है, कि बस आप लिखते जाते हैं और मैच होता जाता है? मतलब ये एज अ राइटर डेवलप करना है किसी को, तो वो कुछ पॉइंट में रखे, दिमाग में रखे अपने, कि बस 3 क्वेश्चन पूछे तुमने। पहला था कि पीयर प्रेशर वाली बात। तो हाँ, एक तरह का पीयर प्रेशर तो रहता ही है कि पहली नॉवेल हिट हो गई, दूसरी वाली उस लेवल की हिट होगी या नहीं होगी। जैसे एक होता है कि एक इस तरह की चीज आपने लिखी, फॉर्मूला आपके पास है, जैसे बॉलीवुड ऐसा करता है कि एक तरह की फिल्में हिट हो गई तो फिर उसी तरह की बनाता है। तो एक प्रेशर तो था ही मेरे ऊपर, बट मैंने सोचा था कि मैं इशू बेस्ड लिखूंगा, जो मुझे सक्सेस केवल नहीं चाहिए, मुझे एक अपनी बात कहनी है। तो उस समय मैंने सोचा था कि मैं दूसरा उपन्यास सोशो पॉलिटिकल थ्रिलर लिखूंगा, ठीक। और फिर ऐसा मैं कोई प्रेशर लेता नहीं कि मुझे हर दूसरे साल में किताब आनी चाहिए। पहली किताब से दूसरी किताब में मुझे 4 साल लगे, अगली किताब में जो फैंटेसी वर्ल्ड की सोच रहा हूँ हो सकता है तो मुझे 4 नहीं 5 साल भी लग सकते हैं, 8 साल भी लग सकते हैं। बट जब तक वो परफेक्शन नहीं आएगा, आई वोंट पब्लिश इट। एक तो पहली बात। दूसरा सवाल था कि मैं शुरू कैसे करता हूँ। तो मेरे दिमाग में जैसे एक सेंट्रल आइडिया तो रहता है कि मैं ये बात कहना चाहता हूँ। अब जैसे मैं तीसरी किताब लिख रहा हूँ तो लिख नहीं रहा हूँ अभी, मैं पहले अपने आप को उस आइडिया को पकने देता हूँ अपने भीतर। तो अभी मेरे दिमाग में हल्के हल्के सीन्स बनते हैं कि मैं इस तरह की दुनिया बनाऊंगा अपने फिक्शनल वर्ल्ड में, तो इस तरह के सीन्स होंगे, इस तरह का एटमॉस्फेयर होगा, वो सीन्स बनते हैं, इस तरह की बातें करेंगे वो, और वो मेरे मन में घूमता रहता है। और कुछ डायलॉग्स आते हैं, कुछ कैरेक्टर्स आते हैं, किस तरह के कैरेक्टर होंगे, वो धुंधली धुंधली खंडहर टाइप के बन रहे हैं, वो जब पक्के होने लगेंगे फिर मैं कागज पे उतारना शुरू करूँगा। वो होता है ना, एक आइडिया प्रॉपर पकने दो। तो एक तो ये तीसरा पॉइंट होता है कि मैं कनेक्ट कैसे करता हूँ। तो शुरू में जब मैंने लिखना शुरू, मेरे साथ ये नहीं होता है कि मैं होता शुरू की चीज सबसे लास्ट में लिखूँ या बाद की चीज पहले लिखूँ। तो आइडिया इस तरह से होता है कि एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहे शुरू से लेकर अंत तक। तो जब आप फाइनली रिवाइज करते हो ड्राफ्ट, तो आप देखते हो कि कहानी शुरू जहाँ से हुई थी, कहानी में जो कहना चाह रहे थे, जो उनके आइडियाज थे, उनकी परिणति कैसे होती। वो जा रहे हैं वो एक पाथ से, और उनके उसमें बहुत सारे मोड़ आते हैं, सर्कमस्टांसेस आते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं,
और अंत में वो कहाँ पहुँचना है। तो जो जहाँ से चले थे और अंत तक आते आते वो कनेक्ट, कितना वो लूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और जब आप रिवाइज करते हो तो आप जब दोबारा रिवाइज कर रहे हो तो आप पढ़ रहे हो शुरू से कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट तक आते आते यही रह जाना चाहिए। तो इस तरह से एक कनेक्ट, एक कंटिन्यूटी, एक फ्लो बनता है। वो बाद में डिसाइड करते हैं आप। हाँ, कि एक फ्लो बनता है, क्योंकि वो बाद में रिवाइज करके कि कौन सी चीजें मैंने शुरू में की, कौन हो सकता है कि मैं शुरू में ड्राफ्ट बहुत बड़ा किया था, फिर मैंने वो चीजें काटी छाटी कि ये अंत तक नहीं जाएगी, पका दो। तो एक राइटर को क्या बुक्स पढ़ते रहना चाहिए? बहुत पढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि लोगों ने, जब आप किताबें पढ़ें तो आपको ये रहेगा कि इस स्तर का लिखा जा चुका है, ये जो बात मुझे पास कहने की है बहुत अच्छे तरीके से लिखी जा चुकी है, तो कम से कम आप चीजों को रिपीट नहीं करेंगे जब तक आपके अंदर एक शानदार आइडिया नहीं आएगा कि हाँ ये मेरे पास कुछ नई बात है और ये नया तरीका भी है मेरे पास, क्योंकि लोगों ने बहुत तरीकों से किताब लिखी है। तो ये नई बात है जो मैं नए तरीके से उनसे कनेक्ट करके नई भाषा में, आज के समय की भाषा में, आज की मुहावरों में कनेक्ट करना चाहता हूँ। इससे ये आपका लेखन रिफाइंड होता है, क्योंकि जब आप, जैसे आपको गाड़ी से चलना है तो आप पहिए का आविष्कार नहीं करोगे, पहिए का आविष्कार हो चुका है, बहुत से आविष्कार हो चुके हैं, उनसे आपको निकालना है और अपनी गाड़ी आपको बनानी है। तो जैसे आपने अभी अपने नई बुक की बात करी, एक और आप लिखेंगे तो उसका एक और जो बुक आप लिखने की सोच रहे हैं तो उसका टॉपिक क्या है? कुछ आपके दिमाग में अगर आइडिया आया है या अभी क्या नेक्स्ट बुक क्या हो सकता है? बहुत हल्का फुल्का मेरे दिमाग में आइडिया बन रहा है कि एक मैं फैंटेसी वर्ल्ड बनाऊंगा। और जैसे तुम देखते होगे जापानीज एनिमे सीरीज नारुतो देखी होगी, वो एक दुनिया बनाते हैं, उसमें ग्राफ कर लेते हैं। अब हर एपिसोड में एक क्लिफ हैंगर होता है और आप कहानी इस तरह से टर्न होती है, आप बंध जाते हो। ये आपकी बुक में भी मुझे देखा इस बार। हाँ, सेम चीज। हाँ, पर वो एक दुनिया बनाते हैं। तो मैं एक इंडियन किड्स के लिए, क्योंकि हम कहते हैं ना कि भारत में पाठक नहीं है, लोग पढ़ते नहीं है, हिंदी नहीं पढ़ रहा है, तो लोग कब पढ़ेंगे जब वो बचपन से उनमें वो आदत डलवाई है। तो और हम देखेंगे कि हिंदी में बच्चों के लिए किताबें नहीं, जैसे मेरे पास छोटे बच्चे जैसे हाई स्कूल इंटर के बच्चे जब मुझसे बात करते हैं कि भैया मुझे कोई किताब रिकमेंड करिए ना, आप तो राइटर है, तो मुझे ध्यान में आती नहीं कि मैंने कौन सी किताब रिकमेंड करूं हिंदी की। इंग्लिश में तो तब भी रस्किन बॉन्ड है और स्वामी एंड फ्रेंड्स और उनकी मालगुडी डेज वगैरह है, हिंदी में वो नहीं है। तो एक फैंटेसी दुनिया, और खासकर मैं चाह रहा हूँ कि एंशिएंट इंडिया से रिलेट करके, ताकि हम अपने कल्चर से, अपने रूप से जुड़ सकें। वैदिक काल साइड ऐसा? हाँ, वैदिक काल से थोड़ा बाद में तक्षशिला नालंदा के टाइम की, पर उसमें मैं माइथोलॉजी से लूंगा, थोड़ा फैंटेसी ज्यादा रहेगा, हिस्टोरिकल तो रहेगा इसमें पर फैंटेसी ज्यादा रहेगा। मतलब एक ऐसी दुनिया जिससे हम अपने रूट से जुड़ेंगे कि हमारी खुद की माइथोलॉजी इतनी रिच है। हिंदी के पाठक से एक चीज और भैया, अभी आपने भी बोला कि मतलब आपने नोटिस भी किया होगा कि पहले तो बहुत हिंदी के राइटर थे, लेकिन अभी जो हिंदी के राइटर्स हैं और जो लिख रहे हैं तो ऑडियंस नहीं बची है, ऑडियंस बुक रीड कर ही नहीं रही है हिंदी की, उनको शौक मतलब लगता है कि कम हो गया है। तो वो कितना चैलेंजिंग रहता है। दुखती रख दिया मेरे। ये क्वेश्चन हर्ट मी यार। चाय पी के बात करते हैं, इस तो बहुत बात हो सकती है, चाय पी के फिर बात करते हैं। चाय आप बनाइएगा अभी? मैं ही बनाऊंगा। इसको रख देते हैं।